हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अभी कल ही 3 अक्टूबर को जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट को पास किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जजमेंट किस बारे में है? तो जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या कोई भी मॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके ऊपर आज तक आईटीसी जो भी उनके एक्सपेंसेस में लग रहा था, जैसे कि गुड्स में हो गया या कोई सर्विसेज में हो गया या इवन वर्क कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, तो वो आईटीसी ब्लॉक था। तो ये जो आज हम जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जो केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, वो उसी के बारे में है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया है। तो जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये केस एक रिवोल्यूशनरी है जो कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट लेके आएगा फॉर टैक्स पेयर्स ऑल्सो, एंड अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट होगा वो कस्टमर को भी होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं देन सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जब भी हम कोई नए अपडेट्स लेके आए तो आपको उसके अपडेट्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी जिसका कि केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, एंड जो फाइनल जजमेंट है वो आ चुका है 3 अक्टूबर को। अब ये केस क्या चल रहा था? जैसे कि ये जो सफारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल का काम करती थी। उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल है। अब क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसमें जो भी लगने वाले थे खर्चे, जैसे कि इसके कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स लगता है, सर्विसेज लेनी होती है आर्किटेक्चर या इंजीनियर्स की, या इवन वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके ऊपर जो आईटीसी था वो जीएसटी के कुछ सेक्शन से सेक्शन 17(5)(c) एंड सेक्शन 17(5)(d) ये आईटीसी अलाउड नहीं करता था। तो इसी के ऊपर ये पूरा केस था एंड इसके ऊपर जो जजमेंट आया हम उसी की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल करती है। अब इस मॉल में जो भी ऑफिसेज बनते हैं या शॉप बनते हैं उसे ये कंपनी क्या करती है, लीज पे या रेंट पे देती है। तो जैसे मैंने बताया जीएसटी का जो सेक्शन है 17(5)(c) एंड D बात करता है इसी कंस्ट्रक्शंस ऑफ मॉल के या बिल्डिंग के आईटीसी के बारे में। अब इस कंपनी के केस में क्या हुआ था कि इन्होंने जो भी मटेरियल परचेस किए थे, जो भी सर्विसेज ली थी एंड जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली थी, उसका जो आईटीसी का अमाउंट था वो लगभग था 34.4 करोड़ का, जो कि उन्होंने उनके बुक्स में एज अ आईटीसी दिखा के उसे क्लेम भी कर लिया था जीएसटी रिटर्न्स में। ओके, अब हुआ क्या कि क्योंकि सेक्शन 17(5)(c) एंड सेक्शन 17(5)(d) सी जो है वो बात करता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के आईटीसी के बारे में, कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एंड उसका जो आईटीसी है ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो आप नहीं ले सकते एक्सेप्ट अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है। बट जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल है ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसीलिए उन्हें नोटिस आ गई कि आप ये जो 34.4 करोड़ का जो आईटीसी है जो कि आपने क्लेम किया है वो आप नहीं कर सकते। सेम जो सेक्शन 17(5)(d) है वो बात करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उन्हें वो जो आईटीसी है वो अलाउ नहीं किया गया एंड उन्हें जीएसटी की नोटिस आई। तो उसके बाद में सफारी प्राइवेट लिमिटेड में ने केस, इनका जो ये केस है वो गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया था वो भी था सफारी रिट्रीट्स के फेवर में कि नहीं इनके केस में ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो टैक्स अथॉरिटी है वो नहीं माने। उन्होंने ये केस को फिर से फाइल किया, ओपन किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तब सफारी प्राइवेट लिमिटेड, इनका जो जजमेंट आया ये इन्हीं कंपनी के फेवर में ही आया। इन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल है ये हमारे लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़रूर है, लेकिन इसका जो पर्पज़ है ये लीज पे देना है, यहाँ हम कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं एंड इसीलिए इसे प्लांट एंड मशीनरी माना जाए। तो इस तरह से वो केस चला। अब जैसे कि ऑफिस एंड शॉप्स इसे वो लीज पे एंड रेंट पे दे रहे हैं, तो क्या होता है जब भी आप रेंट पे देते हो या लीज पे देते हो तो वो जो सर्विस है वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो इसीलिए जो सफारी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी ने जो भी मॉल बनाया एंड उसके जो भी शॉप्स को वो रेंट पे देने वाली है वो होने वाली है सर्विस टैक्सेबल। मीन्स इनका जो बिजनेस का पर्पज़ है एंड जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल का जो पर्पज़ है वो
एक अगर आप देखोगे तो वो टैक्सेबल सर्विस है, क्योंकि वो लीज पे देने वाले हैं, एंड इसीलिए इसे प्लांट एंड मशीनरी माना जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। एंड क्योंकि सेक्शन 17(5)(c) एंड सेक्शन 17(5)(d) ये बताता है कि आप कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के ऊपर जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज का ITC उससे क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। तो इनके केस में इस कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल को प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट किया है, एंड इसीलिए इसका जो ITC है वो क्लेम कर सकते हैं। तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये भी एक स्टेटमेंट आया है कि ये हर कोई नहीं ले सकता। अगर कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र करा है तो उस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा। दिस इज़ ओनली फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी, जहाँ पे आप मॉल को कंस्ट्रक्ट करके या कमर्शियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करके उसे ओनली रेंट पे या लीज पे देने वाले हो। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है तो आपको ITC नहीं मिलेगा। ये ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्या होगा, सारे बिल्डर्स सभी पे ITC लेना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है। इनके केस में इनका कंस्ट्रक्शन के बाद में जो सर्विस है वो भी टैक्सेबल है, इसीलिए इन्हें इस केस में ITC अलाउ किया गया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो ITC का केस है या ये जो भी जजमेंट है, ये हर एक केस टू केस डिफर होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी कि उस प्रॉपर्टी, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्ट होने का पर्पस क्या है एंड उसके फंक्शंस क्या होने वाले हैं, एंड उसके बाद में जो नेचर ऑफ बिजनेस है स्पेसिफाइड, अगर वो बिज़नेस पर्पस के लिए बनाई गई है जिससे कि वो उनका बिजनेस करने वाले हैं एंड वो सर्विसेज भी अगर टैक्सेबल है, देन वो ITC क्लेम कर सकते हैं। अब अगर हम इसका थर्ड पॉइंट देखें या एक सेकेंड व्यू देखें तो क्या हो रहा था इस केस में कि उन्हें पहले ITC नहीं मिल रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। अब अगर बिल्डर के लिए ही कॉस्ट ज़्यादा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो मार्केट में वो जब भी रेंट पे देंगे या जो भी उसे लीज़ करेंगे, लेट आउट करेंगे, देन उसकी भी जो कॉस्ट है वो बढ़ने ही वाली थी। एंड सेकेंड, उनको ITC नहीं मिल रहा है, लेकिन रेंट के ऊपर जो भी रेंट इनकम है उसके ऊपर वो GST पे कर रहे थे। तो उसकी वजह से ये जो केस था ये था टैक्स ऑन टैक्स का। अब बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट ये जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो गया है। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिशियल जजमेंट पास किया है फॉर बिल्डर्स जो कमर्शियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक अच्छा जजमेंट पास हुआ है इस बार जो कि टैक्स पेयर्स के फेवर में है। आई होप कि आपको ये जजमेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आई होगी। एंड अगर आप या आपके कांटेक्ट में कोई भी है जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में डील करते हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड उन्हें इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ उनके बिजनेस में हेल्प हो सके। बहुत अच्छा जजमेंट है, एक रिवोल्यूशनरी है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग कभी कभी बिजनेस हो या और भी कुछ हो, अगर हमें हमारे फेवर में या हमारे भले के लिए कुछ करना है तो थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ भी फाइट करना पड़ता है। ये इस जजमेंट ने बताया है। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कंपनी के फेवर में जो भी जजमेंट थे वो पास किए थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में गया एंड सुप्रीम कोर्ट में भी आखिर में टैक्स पेयर्स के फेवर में ही ये जजमेंट को पास किया गया है। बस इस एक सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाइट की वजह से उन्होंने जो सोचा उसकी वजह से और भी जो काफ़ी सारे बिल्डर्स है जो कि कंस्ट्रक्शन में है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। बिकॉज ये जो ITC की अमाउंट होती है बहुत हैवी होती है, तो आज के बाद वो भी उसे क्लेम कर सकते हैं। बहुत अच्छा जजमेंट है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।